यस, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ये इसकी डायमेंशन है। तो ज्यादा जनता की तो ऐसे सही थी, कुछ ने गड़बड़ की है, पता नहीं क्यों की है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायमेंशन निकालने के लिए निकाल सकते हो, बताऊं? ये निकाल लोगे? Q इज इक्वल टू सी वी। Q को लिख सकते हैं I इंटू टी इज इक्वल टू सी। और V को क्या लिखेंगे? V को क्या लिखें? W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है। W को V को लिख सकते हैं W अपॉन Q। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, Q इधर जाएगा, T स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू W। वर्क डन की, वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2। तो दिस इज I स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू ml स्क्वायर t माइनस 2। तो यहाँ से C की डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, m माइनस 1 l माइनस 1 T4 I2 आ गया। ओके, चलो डायमेंशन होगी अपनी। नेक्स्ट हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक बनाओ, पोटेंशियल एनर्जी stored in an isolated conductor. Potential energy stored in an isolated conductor. तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो एक आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसको मैंने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया सपोज, ठीक है। तो उसका चार्ज मैंने इनिशियली उसका चार्ज था 0, और उस आइसोलेटेड कंडक्टर पे इनिशियल 0 से चार्ज को कर दिया मैंने, मान लो Q, 0 से कर दिया Q, और फाइनली उस पे चार्ज आ गया Q। ठीक है, तो अब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अगर मैं वर्क डन निकाल लूं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इनिशियली क्योंकि चार्ज 0 है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है उस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी U, और वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन जितना आएगा वही उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। चीज चमकी। मैंने डेल्टा U निकाला, वर्क डन निकाला। वर्क डन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या लगाना है। तो उसको मैं इक्वेट कर दूंगा डेल्टा U से। तो जितना वर्क डन किया वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इनिशियल कुछ है नहीं, तो फाइनल वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला मुझे पता है कि dw, पहले लिखेंगे, चलो फोटो बना लो और साथ में लिखो। the work done in charging the conductor in charging the conductor will be stored as the electrostatic potential energy of the conductor will be stored as the electrostatic potential energy of the conductor। दोबारा बता रहा हूं मैं, the work done आस्था, the work done in charging the conductor will be stored as the electrostatic potential energy of the conductor। The electrostatic potential energy of the conductor। अच्छा, वर्क डन का हमें फॉर्मूला, ये देखो वर्क डन का पता है ना हमें फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू V। तो अगर मैं dw, छोटा वर्क डन, अगर dw इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V होता है, तो V इंटू dq। स्मॉल चार्ज अगर 0 से dq डाला है तो स्मॉल वर्क डन होगा V इंटू dq। और V जो है वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी चार्ज के साथ, अगर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा V होगा। तो इट इज अ वेरिएबल, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से, है ना, क्योंकि V की वैल्यू, V का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन C।
V का फॉर्मूला, V क्या आएगा, Q अपॉन C, Q नीचे मतलब Q के नीचे आ जाएगा C, तो Q अपॉन C आ गया इंटू DQ। तो DW है Q बाय C इंटू DQ, राइट। तो जो वर्क डन कंप्लीट होगा, वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DW, और वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ Q बाय C इंटू DQ, चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। चार्ज हम कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। इंटीग्रेशन कर दो और फॉर्मूला बना दो फटाफट, क्या आ गया बोल के बता दो, क्या आ गया फॉर्मूला, Q square by 2C। Q स्क्वायर बाय 2। बिल्कुल। तो वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास आ गया Q स्क्वायर बाय 2C। Q स्क्वायर बाय फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है। इसके दो फॉर्म और हैं, मतलब एक ही फॉर्म एक्चुअली और चाहिए, वो भी हम कर लेते हैं। यहां तक हो गया, ये चिपक गया आगे चलेंगे। तो देयरफॉर मतलब पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया Q स्क्वायर बाय 2C, और दूसरा फॉर्मूला Q को मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू CV, तो इसको लिख दिया CV का स्क्वायर इनटू 2C डिवाइडेड बाय 2C। तो ये मेरे पास C एक कटेगा तो हाफ CV स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये कुछ कुछ मिलता है हाफ MV स्क्वायर से, तो याद करने में आसान है हाफ MV स्क्वायर से। तो मेरे पास दो फॉर्मूले बन गए, U इज इक्वल टू, एक तो है Q स्क्वायर बाय 2C इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसको याद करना है। डन। चलो नेक्स्ट है, अब हमने देखो पोटेंशियल एनर्जी कर लिया, चार्ज कैपेसिटेंस और वोल्टेज में रिलेशन देख लिया, Q इक्वल टू CV होता है ना। अब हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। यस, इसमें V वेलोसिटी नहीं है, इट इज पोटेंशियल राहुल, V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें टॉपिक बनाएंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। इसका फॉर्मूला एक्चुअली अब हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड सॉरी स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल लिखना भूल गए हम, स्फेरिकल कंडक्टर, इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है। तो ये जो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ना, ये शेप पे डिपेंड करता है, ये शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे अलग अलग के लिए। आज हम स्फेरिकल कंडक्टर करेंगे विच इज आइसोलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर करेंगे, और कंडक्टर सिलिंड्रिकल करेंगे, और भी तरह के करेंगे। ठीक है। तो चलो वो कल कल बात करेंगे, उनकी कल चर्चा हम कल करने वाले हैं। आज हम सिर्फ बात करेंगे आइसोलेटेड एक स्फेरिकल कंडक्टर पड़ा है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है। तो इसमें मान लो इस, अब स्फीयर बनाना है, बिल्कुल पहले तो कुछ भी शेप बना रहे थे, अब स्फीयर बनाएंगे। इस पे मान लो चार्ज है कैपिटल Q, कैपिटल Q इस पे चार्ज पड़ा है, राइट। तो और ये स्फीयर जो है ना, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, चाहे ये शेल है चाहे ये सॉलिड है, मतलब दोनों के लिए सेम ही आएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो बाहर ही पड़ा होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दिस इज वैलिड फॉर हॉलो और सॉलिड, दोनों के लिए वैलिड है ये जो अभी हम करने वाले हैं। तो मान लो चार्ज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर इज Q। अब हमें पता है
the potential on the surface of the potential on the surface of the sphere is given by the potential on the surface of the sphere is given by k q by r. k q by r. ये क्या भेजा है हरमन? k q r. अच्छा, कैपेसिटेंस का भेजा है, ठीक है। तो k q by r है। अब हमें ये भी पता है कि q क्या होता है, q is equal to cv, also q is equal to cv। तो यहाँ पे डाल देंगे तो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूला, v is equal to k into cv upon r। तो मेरे पास आ गया v उड़ेगा तो c आ गया मेरे पास r upon k, एंड k की वैल्यू क्या होती है 1/4 pi epsilon naught। तो मेरे पास जो c है that is equal to 4 pi epsilon naught r। this is again important। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन गया, यस शिरवी हरमन दोनों का सही था, तो 4 pi epsilon naught r। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ spherical isolated conductor, जहां पे r is the radius of the sphere। r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब नेचुरली जो बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, मतलब उसकी चार्ज को होल्ड करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। नेचुरल सी बात है, जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी उस पर चार्ज भी ज्यादा आ सकता है, कम बॉडी छोटी बॉडी है तो उस पर चार्ज भी कम आएगा। दिस इज कॉमन सेंस। तो इसलिए हमें ये कॉमन सेंस को मैथमेटिकली हमने जस्टिफाई भी कर दिया कि c is equal to 4 pi epsilon naught r आ गया, राइट। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। अब ये तो था जो कैपेसिटेंस है, अगर ये बॉडी जो है, ये बॉडी, ये जो कैपेसिटर पड़ा है, कैपेसिटर बोलते हैं इसको, चलो कैपेसिटर की बातें बाद में करेंगे अभी। तो ये जो बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, ये वैक्यूम में पड़ी है। कहां पे पड़ी है, वैक्यूम में या एयर में, ठीक है। तो इसमें स्टार पॉइंट लिखेंगे, इन एयर और वैक्यूम। ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है यही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आपको याद है व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, याद है क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज द नेम ऑफ एप्सिलॉन नॉट, नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी, यस, इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एमिसिविटी नहीं है, शुड बी, वो हीट में था 11th चैप्टर में, 11th में, ठीक है। तो ये है परमिटिविटी, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को एक मीडियम, किसी मीडियम की बात होती है तो वो मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए कितनी परमिशन दे रही है, परमिटिविटी विच इज परमिशन। तो वो परमिशन कितनी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, तो वो डिफाइन करता है ये वेरिएबल। तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल है ये मीडियम डिपेंडेंट है, ये वेरिएबल इज मीडियम डिपेंडेंट। तो एयर या वैक्यूम, एयर और वैक्यूम को हम सिमिलर सा मान लेते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन अप्रोक्सीमेशन हम वैक्यूम वाला ही ले लेते हैं। तो वैक्यूम की जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है तो उस केस में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा। क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। तो इसमें दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखो, इफ the spherical conductor is placed in if the spherical conductor is placed in some medium
some medium having dielectric constant K, having dielectric constant K, then देखो डाइलेक्ट्रिक आप लोगों ने वर्ड जो है वो पहली बार सुना होगा मे बी, या सुना हुआ है पहले केमिस्ट्री वगैरह में? सुना हुआ है। कहाँ पे? ये याद नहीं, बट स्टैट्स में भी तो सुना ही था। सर कौन सा वर्ड? डाइलेक्ट्रिक। आपने बताया था वो इंसुलेटिंग के लिए यूज करते हैं। इसमें इंसुलेटर के लिए। हाँ, इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। हाँ, तो मैंने बताया था क्या? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, तो उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अब वो इंसुलेटर का लेवल कुछ भी हो सकता है, कम इंसुलेशन, ज्यादा इंसुलेशन, बहुत कम, बहुत ज्यादा, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, अब ये K और ये K मिक्स मत कर देना, इसका भी अनफॉर्चुनेटली सिंबल K ही है। तो एक ही चैप्टर में एक ही फॉर्मूले में दो K यूज हो सकता है, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल। तो इसलिए मैंने यहाँ से K हटा दिया है। वी आर यूजिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो उसके साथ जब K यूज करेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस बन जाएगा, तो C जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू r। यहाँ पे K इज नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता लगा, उड़ा दिया K और ये बचा R। ठीक है, एक था 1-2 साल पहले, उसने K ये और K और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उड़ा दिए, क्योंकि सर K इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो उड़ गए। तो बात भी ठीक है, लेकिन ये K वो नहीं है, दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली में अब एप्सिलॉन है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो ये साथ में लिख लो। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन r, सब एक ही बात है। सर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो केमिस्ट्री वाला जैसे हम करते थे वही है? क्या होता है केमिस्ट्री में? सर उसमें तो हम किसी मीडियम के लिए डिफाइन करते थे, जैसे वाटर है, वाटर के बीच में हमने कुछ डाला तो उसके केटायन और एनायन उसको कितनी, मतलब उससे जो H, मतलब सर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते थे ना, वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता था, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को की तरफ बाउंड कर जाता था। उसकी नहीं सर, मीडियम बाय वैक्यूम का वो कुछ रिलेशन था उसमें। देखो है तो ये मतलब मीडियम एक देखो है तो ये प्रॉपर्टी उसके मीडियम, और इसमें पोलराइजेशन भी आगे हम करेंगे कि जो मीडियम है वो पोलराइज हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में बंट जाता है। तो वो चीजें हो सकता है वही हो, मुझे अब ध्यान नहीं है मतलब केमिस्ट्री वाला क्या है, बट आई गेस के सेम ही होना चाहिए, वही होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो जब मैं कराऊंगा आप लोग जज कर लेना कि सेम है या अलग है। तो मुझे लगता है वही आप बता दो, थोड़ी सेम। कंफ्यूजन है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं अभी इसकी बारी आएगी, हम 1-2 लेक्चर के बाद करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, चलो तो राहुल, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है? बिल्कुल चेंज हो जाती है। परमिटिविटी की वैल्यू जो है वो हर मीडियम के साथ चेंज हो जाती है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो वैक्यूम का है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हर मीडियम का K डिफरेंट होता है, तो हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है,
अच्छा बता रहा था, आई थॉट पूछ रहा था, तो बता रहा था, मैंने ऐसे ही बता दिया उसको फ्री में। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीजें हो गई हमारे, कुछ कुछ है ना बेसिक्स हो रहे हैं। अब हाँ, k की वैल्यू भाई, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यहाँ पे लिख लो, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो ऑब्वियसली पानी का कुछ और होगा, हर मीडियम का डिफरेंट होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मीडियम की वैल्यू हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर यूज होना होगा तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो सर एक डाउट था, और k की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है, तो इसलिए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। सर हाँ जी, सर जो हम मीडियम चेंज करेंगे, अगर वो कैपेसिटर से बाहर का मीडियम चेंज होगा कैपेसिटर के बाहर का तो ही, सर ये मीडियम कैपेसिटर के बाहर है, या ये कैपेसिटर है, दिस इज द कंडक्टर, इसके आसपास ये मीडियम पड़ा है, बना लो फोटो, दिस इज द मीडियम। सर चार्ज तो उसके अंदर हमने डालना है, तो फिर ये क्या इफेक्ट? अंदर नहीं है, उसके ऊपर है, मैं बता रहा हूँ ना, सरफेस पे। इस पे ये चार्जेस कैसे क्यों हो रहा है, सब ये सब चीजें हम बाद में करेंगे, ठीक है। इस ओके पे सर। हाँ, इसकी कैपेसिटेंस में क्यों चेंज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी चीजें थोड़ा सा वो लगेंगी, अदरवाइज एक ही चीज में अगर एक ही जगह हमने सब कुछ कर लिया तो उलझ जाओगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप करके समझो कि क्या क्या हो रहा है। हमने कैपेसिटेंस पढ़ी, क्या होती है, क्या मतलब होता है कैपेसिटेंस का वो देखा, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखा, एनर्जी कितनी स्टोर होगी वो देखी, फिर कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखा। अब हमने ये भी देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट ही हैं। तो एक मीडियम पे डिपेंड करेगी और एक कैपेसिटर के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, तो दो चीजों पे इसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो यही हम दो चीजें पॉइंट में लिखने वाले हैं, तो स्टार पॉइंट्स बना के लिखेंगे इसके बाद। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, स्टार पॉइंट्स बनाएंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on बुलेट्स बना लो। फर्स्ट पॉइंट है shape and size of the conductor, shape and size of the conductor, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लो इसके, मोर द साइज मोर द कैपेसिटेंस, मोर द साइज मोर द कैपेसिटेंस, ज्यादा साइज तो ज्यादा कैपेसिटेंस। सेकंड बुलेट बनेगी, सेकंड बुलेट बनाओ, डिपेंड्स ऑन पहला था शेप एंड साइज, दूसरा है ऑन द सराउंडिंग मीडियम, दूसरा है ऑन द सराउंडिंग मीडियम। इसके ब्रैकेट में लिख लो, ये हमें यहां से पता लग रहा है सराउंडिंग मीडियम, के आ गया ना बीच में, तो एज द वैल्यू ऑफ के इंक्रीजेस capacitance increases, as the value of k increases, k मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, capacitance increases। अब करण ये होता क्यों है उसकी डिटेल में हम एक दो लेक्चर के बाद जाएंगे, ठीक है। चलो तो सर एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट करना। लास्ट पॉइंट में था डिपेंड्स ऑन क्या बोला था मैं,
ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है, ऑन द सराउंडिंग मीडियम, ब्रैकेट में सर, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में as the value of K increases, capacitance increases. As the value of K increases, capacitance increases. ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो सपोज कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, विच आर आइसोलेटेड कैपेसिटर्स, दो हैं। आइसोलेशन का मतलब है ऑब्वियसली दे आर नॉट प्रॉपरली आइसोलेटेड, क्योंकि दो ले लिए, ठीक है, तो एक आइसोलेशन हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि मान लो कि तो थोड़े दूर दूर है, कि एक का इंडक्शन इफेक्ट दूसरे पे नहीं आ रहा, बस इतना हमें मानना है कि जस्ट दो हमने कैपेसिटर्स ले लिए और अब उनको मैंने किसी तार से अगर ज्वाइन कर दिया, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, इस पे चार्ज था Q1, इस पे चार्ज था Q2, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, इसका वोल्टेज है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको किसी तार से ज्वाइन करूंगा तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? सन्नाटा क्यों है भाई? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ऑब्वियसली चार्ज जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम वन एंड, फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। अब कौन से कौन सी की तरफ करेगा? जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उधर से पॉजिटिव चार्ज चलेगा, जिधर पोटेंशियल कम होगा उस तरफ। ये हमने पहले चैप्टर में भी किया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक लेवल आगे करने वाले हैं। उनकी पोटेंशियल एनर्जीज क्या होंगी और क्या फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी सेम होंगी, अगर नहीं होंगी तो वो लॉस कितना होगा और कहाँ गया वो लॉस, इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें टॉपिक बना लो टॉपिक बनाओ, शेयरिंग ऑफ चार्जेस on joining two isolated capacitors by a wire. Sharing of charges on joining two isolated capacitors by a conducting wire. By a conducting wire. फोटो बना लो फटाफट, फोटो बनाएंगे। सर हेडिंग दोबारा बोल दो। Sharing of charges on joining two isolated capacitors by a conducting wire. नहीं, स्फेरिकल के लिए नहीं, हम जनरल कर रहे हैं, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट फॉर स्फेरिकल स्पेसिफिकली एनी। अगर स्फेरिकल होता तो मैं यहाँ पे स्फीयर बनाता, ठीक है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज ओनली सी, ठीक है। चलो अब इसमें पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखो, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल्स, due to difference in potentials, the positive charge will flow from higher potential to the lower potential. Due to difference in potentials, the positive charge will flow from
higher to lower potential till the potential difference becomes zero. Till the potential difference becomes zero. ठीक है? Obviously, common sense कोई दिक्कत यहां तक? Potential difference zero होने का मतलब है they have reached a common potential. ठीक है? Okay. तो they have reached a common potential. तो let इसमें कर लेंगे, let यहाँ पे इधर लिख लेंगे, चलो टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो इनिशियल सिचुएशन क्या है? इनिशियल सिचुएशन क्या है? चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल दोनों पे क्या है? तो यहाँ पे ये इनिशियल है, एक ही टेबल में चलो फाइनल भी बना लेंगे। यहाँ पे फाइनल लिख लेते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। स्टार्ट के बाद क्या बोला था? कनेक्ट हो गया था। एक मिनट रुको, यहाँ पे लिख लो इनिशियल। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? इनिशियल और फाइनल। देखो इनिशियल मान लो चार्ज दोनों पे है Q1, दूसरे पे है Q2, कैपेसिटेंस है C1, दूसरे की कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है मान लो V1, इसका पोटेंशियल है V2। ठीक है? अब फाइनल मुझे बताओ, क्या फाइनल चार्जेस दोनों पे सेम ही रहेंगे या डिफरेंट हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। डिफरेंट हो जाएंगे सर। बिल्कुल। और क्या, चलो डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गए चार्जेस, Q1 नहीं रहा, इस पे Q2 नहीं रहा। क्या दोनों पे फाइनल चार्जेस, मतलब देखो इनिशियल से तो चेंज हो गया, इनिशियल से तो डिफरेंट हो गया, लेकिन फाइनल सिचुएशन में क्या दोनों पे इक्वल चार्ज होगा? यस सर। यस। नो सर। No, sir. नो सर। इट विल No, नॉट sir. बी इक्वल। नो। इक्वल किस केस में होता है? जब ये आइडेंटिकल होते हैं। भूल गए? याद है? आइडेंटिकल के केसेस में चार्जेस इक्वल हो जाते हैं, लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो चार्जेस विल नॉट बी सेम। बिल्कुल, यस, गुड अर्पिता, हरदात, हाँ बिल्कुल गुड। एक्चुअली सम ऑफ चार्जेस शुड रिमेन सेम, चार्ज कंजर्वेशन। मान लो फाइनल आ गया Q1 डैश, इस पे आ गया Q2 डैश, तो इसका सम Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्योंकि चार्ज टोटल सेम रहना चाहिए। कहीं छलांग थोड़ी लगा गया चार्ज, यहाँ पे निकल थोड़ी गया, कुछ चार्ज इसमें से उठा और इसमें चला गया। तो इस पे मान लो इनिशियल था 10, इस पे इनिशियल था 2, इस पे फाइनल हो गया मान लो 8, इस पे मतलब 2 निकल गया तो 2 इधर चला जाएगा, तो इधर 4 हो जाएगा। तो इनिशियल टोटल था 12, फाइनल टोटल भी 12। अरे चमका या नहीं चमका? अरे आके ना। यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल चमका लाइक अ डायमंड। वाह क्या बात। अच्छा तो क्या इनकी कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा चार्ज ट्रांसफर के कारण? नो सर। नो। कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है या मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ना तो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, हमने क्या स्टार पॉइंट लिखे हैं इससे पहले कि कैपेसिटेंस किस पे चीज पे डिपेंड कर रही है? शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल मीडियम जिसमें उसको रखा है, सराउंडिंग मीडियम। तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, तो C1 एंड C2 ही रहेंगे ये तो। ओके, वोल्टेज ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी
मतलब चेंज हो जाएगी, दोनों की वोल्टेज सेम हो जाएगी, लेकिन क्या इन दोनों की फाइनल पोटेंशियल सेम होगा? यस सर। Yes, sir. यस, इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल शुड बी सेम। अरे अगर पोटेंशियल ही सेम नहीं होगा तो चार्ज बहना बंद नहीं करेगा। चार्ज बहना ही तब बंद करेगा जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन इस सिस्टम की, जो हमारे सिस्टम में दो बॉडीज हैं। कोई दिक्कत दुख तकलीफ इसमें? चमक गया ये तो? ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे, इसमें इक्वेशंस लगाते हैं। हमें पता है टोटल चार्ज, टोटल सम ऑफ चार्जेस इज कंजर्व्ड, दैट इज, क्या मैं बोल सकता हूं Q1 प्लस Q2 शुड बी इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जहां पे भी किसी को तकलीफ होती है तो मेरे को बताना। दूसरी चीज, मुझे पता है Q1 की वैल्यू क्या है, C1V1, Q2 की वैल्यू क्या है, C2V2, Q1 डैश की वैल्यू क्या है, C1 इंटू V, Q2 डैश की वैल्यू क्या है, C2 इंटू V। इन चारों चीजों की वैल्यू इसमें डाल देंगे, तो देयरफॉर आई गेट C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1V प्लस C2V। V कॉमन निकलेगा तो आई कैन फाइंड V is equal to C1V1 plus C2V2 divided by C1 plus C2. This is the common potential का फॉर्मूला। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कई बार, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल आ गया, बहुत प्यार से आ गया कॉमन पोटेंशियल। कोई दिक्कत हुई इसमें? एनीथिंग अनक्लियर, लेट मी नो। देखो भाई, मेरा लैपटॉप तो बोलेगा नहीं, बोलना तो आपको ही पड़ेगा। नो सर, क्लियर। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे चले। चलो। चलो ठीक है, सर, अब हम एक मिनट, निकालेंगे, पिछला पेज। अब हम निकालेंगे कोई- एनर्जीज। ठीक है, अब एनर्जी, सही बात है हरदात, समवन नीड्स टू इन्वेंट अ टॉकिंग लैपटॉप। बिल्कुल, यू आर करेक्ट। मैं पूछूं समझ आ गया, लैपटॉप बोले हाँ हाँ आ गया समझ, मास्टर जी आ गया है, कुछ मतलब कोई तो बोले, बच्चे तो बोल नहीं रहे। हो गया सर। ठीक है, हरदाद ही करेगा सर। हरदात करेगा मतलब इतना उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज होना चाहिए, पहले डिटेक्ट करे, 5 सेकंड के लिए रुके, बच्चों का रिस्पांस नहीं आया तो बोले, नहीं तो बीच में ना बोले। ठीक है हरदात, ऐसा बनाना तूने, आ गया समझ में अध्यापक जी। ठीक है, ओके। मीटिंग जो है